अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर और होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग कि ये आप इस टॉपिक को जानने के लिए और इस चीज़ को जानने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये चीज़ जानना चाहते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड था, मैं भी इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च करी थी और अपने दोस्तों से भी पता करने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली में आप इतना पैसा इन्वेस्ट करके अगर जर्मनी के अंदर आते हो तो आपको जॉब्स की वहाँ क्या रेशो है, या एक ऐसा स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो कौन सी जॉब्स कर सकता है। तो आप सबके भी ज़हनों में जो अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, वो उनके दिमाग में ये चीज़ें लाजमी होंगी कि जॉब के रेशो वहाँ क्या है और कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं वहाँ, और जर्मन्स के जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर वो क्या लागू होते हैं। सही है। तो पहले तो मैं आपसे बात करूं कि जो जर्मनी में हैं वो 2.7 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पिछले साल से अभी के मुकाबले में 2.7 मिलियन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल। सही है। और एज आई टोल्ड यू पहले भी कि जर्मनी जो है हैज़ लाइक द हाईएस्ट इकॉनमी जो है उसकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कुछ प्रोफेशंस हैं जर्मनी के अंदर जो हाईली पेड हैं, ठीक है, जिनकी सैलरी सबसे हाईएस्ट सैलरीज हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है इधर की। तो बेसिकली जो कंपनीज बेसिकली आपको पैसे देती है जो हाईली पेड प्रोफेशंस हैं उसमें आता है सबसे टॉप पे डॉक्टर्स, फिजिशियंस जो हैं आपके, ये सबसे टॉप पे हैं डॉक्टर्स। और जो फिजिशियंस हैं, मेडिकल के जो लोग हैं, वो उनका प्रोफेशन सबसे टॉप पे आता है, सबसे ज़्यादा हाईली पेड है। उसके बाद ये आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं वो भी सेकंड हाईएस्ट पेड लोग हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट्स जो हैं वो हैं, फिर उसके बाद प्रोग्रामर्स हैं वो भी हाईली पेड हैं। फिर नंबर 3 पे आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियंस और इलेक्ट्रिकल फिटर्स जो है ये तीसरे नंबर पे हाईली पेड है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती हैं मेडिकली टर्म से नर्सेस जो हैं वो भी हाईली पेड इधर जर्मनी में प्रोफेशन जो है उनका है। उसके बाद जो आता है वो आता है आईटी कंसल्टेंट्स, ठीक है। आईटी कंसल्टेंट्स जो है वो जर्मनी के अंदर वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद आपका आता है जो प्रोफेशन वो होता है इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो आता है प्रोफेशन वो आता है कस्टमर एडवाइज़र्स, अकाउंट मैनेजर्स, ठीक है। फिर आपके पास जो हाईली पेड आती है प्रोफेशन जो आता है वो आता है प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, सही है। और उसके बाद आपका आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी एक हाईली पेड प्रोफेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हमारी डिग्री और हमारा प्रोफेशन क्यों नहीं इस लिस्ट में। ये कुछ मैंने आपको मोस्ट हाईली पेड जो सबसे ज़्यादा है ना वो मैंने आपको सिर्फ बताए हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है हर प्रोफेशन जर्मनी के अंदर है, उनकी भी सैलरीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी, उनकी भी सैलरीज हैं, पैकेजेस हैं और उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलती है। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो एक्चुअली में ज़्यादा पेड हैं, बहुत ज़्यादा हाईली पेड हैं, क्योंकि जर्मन्स को स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको जर्मनी में बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है, विदाउट इवन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है तो एज अ स्टूडेंट आपको एक आईटी कंपनी में आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो आपको किसी सॉफ्टवेयर हाउस में आपको जॉब्स मिल जाएगी। आप बैकएंड में काम कर रहे होंगे, उसके लिए आपको जर्मन आनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं बात अगर करूं तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको सॉफ्टवेयर्स हैं आते हैं या नहीं आते तो आप सीख लें, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर्स आते होंगे तो आप किसी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे। वरना दूसरी जो है जो जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी जर्मन लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है और स्टार्टिंग में आके वो जो मिनी जॉब्स और जो जॉब्स स्टूडेंट जॉब्स जो करते हैं वो उनको मैकडोनल्ड्स में, बर्गर किंग में और वेयर हाउसेस में मिलती हैं। वेयर हाउसेस लाइक अमेज़ॉन के अंदर आपको मिल जाएंगी।
अच्छा, अब आप बात अगर हम करें मैकडोनल्ड्स या वेयर हाउसेज अमेज़ॉन की, तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ जर्मनी के अंदर जब मैं स्टार्टिंग में आया था, मैंने भी मैकडोनल्ड्स में, वेयर हाउसेज में जॉब्स करी हैं, ठीक है। तो इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है कि हम लोग अपनी कंट्री में शर्माते हैं कि यार हम लोग किस तरह जॉब करेंगे और किस तरह ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब सब इक्वली ट्रीट किया जाता है, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपको अच्छा पे करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, इंसान की जो होती है वो सोच छोटी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ जो है वो हर बंदा जो जॉब कर रहा है, वो चाहे मैनेजर लेवल का है या फिर वो बिल्कुल किसी क्लर्क लेवल का है, ठीक है, वो सब इक्वल है, ठीक है। मैनेजर भी आपके साथ आके साथ वो काम करेगा जो आप काम कर रहे हो, उसमें कोई भी शर्म नहीं है। तो ये जब भी आप लोग इधर आएँ तो ये चीज़ अपने माइंड में याद रखें कि हार्ड वर्क जो होती है वही आपको पे करती है, ठीक है। और आपको रिवॉर्ड मिलता है उसका। स्टूडेंट लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे स्टूडेंट्स की लाइफ तकरीबन ऐसी ही है, इधर आके स्टार्टिंग में ऐसे ही जॉब करते हैं, सही है। तो अब बातें बैक टू द पॉइंट कि जो जर्मन्स के लॉ क्या कहते हैं, ठीक है। जर्मन का लॉ कहता है कि एक स्टूडेंट जो अपने जिसका टर्म चल रहा है, सेमेस्टर चल रहा है, उसको अलाउ होता है वीक के अंदर 20 आवर्स अ वीक वो जॉब कर सकता है, ठीक है। 20 आवर्स अ वीक वो जॉब कर सकता है और अपने सेमेस्टर के दौरान, ठीक है। और अगर उससे ज़्यादा वो करेगा, ठीक है, तो वो उसको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी और उसको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन 450 यूरो से कम पैसे वो कमाता है तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ का, सही है। फिर अगर आप सेमेस्टर ब्रेक में हैं, आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, आपको 2-3 महीने की छुट्टियां हैं, तो आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं, 120 फुल डेज, ठीक है। उसमें आप रेगुलर बेसिस में जॉब करें, ठीक है। और फुल टाइम आप जॉब करेंगे, आप 700 एंड 800 से ऊपर जॉब कमा सकते हैं। और उसमें भी आपको थोड़ा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई आपकी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, आपको अलाउ है, आप जॉब कर सकते हैं जस्ट बिकॉज आपका बिल्कुल फ्री है आपको। और आपके सेमेस्टर ब्रेक है, सेमेस्टर ब्रेक में यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है टू वर्क फुल टाइम, सही है। लेकिन अगर आप अपनी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं अपने सेमेस्टर के दौरान, तब आपको इधर की गवर्नमेंट के जो कहती है वो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। एक तो आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी, हाईली इंश्योरेंस पे करनी पड़ सकती है। डिपेंडिंग आप फुल टाइम करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो जो वेज का लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगा। जब वो एक्सीड करेगा तो फिर आपका टैक्स क्लास भी चेंज हो जाएगी और फिर आपको क्या कहते हैं, यहाँ आपको एक्स्ट्रा पैसे और वो पे करने पड़ेंगे टैक्सेस, जो कि आई थिंक कोई फ़ायदेमंद नहीं है आपको। उसका नुकसान भी है। दूसरी बात ये है कि आप उनकी गवर्नमेंट की नज़रों में भी आ जाएंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, ठीक है। तो मेरा यही है आपसे कि इलीगली और कोई चीज़ नहीं करें। जो उन लोगों ने रूल्स बनाए हैं, जर्मन जो हैं वो अपने रूल्स के साथ बहुत चलते हैं, ठीक है। आप इनके रूल्स के अगेंस्ट मत चलें तो सारी चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी, ठीक है। अपनी स्टूडेंट लाइफ जो है वो आप इस तरह की गुजारें और आपको जो जॉब्स मिलती हैं वो आर्ली बेसिस पे मिलती हैं। आर्ली बेसिस ये है, जैसे अमेज़ॉन में मैंने काम किया था तो अमेज़ॉन आपको दे रहा था 11.92 यूरो, ठीक है, पर आवर। तो अगर आप 4 आवर्स पर डे करते हैं, ठीक है, जो कि आपके बनते हैं 5 डेज़ अ वीक, सही है, उसके हिसाब से अराउंड आप 800 850 यूरोस कमा लेते हैं, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके 4 आवर्स के हिसाब से लगाएं तो आपके 20 आवर्स ही वीक बनते हैं, सही। तो एक ये चीज़ है। तो बेसिकली आपने 20 आवर्स से एक्सीड नहीं करना, 20 आवर्स अ वीक करें। आप 450 से भी ऊपर कमाते हैं, ठीक है, तो आपको इशू नहीं होगा। आप मिनी जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मिनी जॉब जो होती है 450 यूरोज़ होती है, और वो 450 यूरोज़ मतलब आप वीक में 3 दिन जाते हैं या 2 दिन जाते, आपको इतने अलाउ होते हैं। लेकिन जो आपकी पार्ट टाइम जॉब है वो आप 700 टू 800 यूरोज़ कमा सकते हैं, ठीक है, कभी 900 यूरोज़ भी कमा सकते हैं। और वो आपको तकरीबन 80 घंटे मिलते हैं महीने में, ठीक है। आप 80 आवर्स से ऊपर आप एक्सीड 100 आवर्स 120 आवर्स ये एक्सीड नहीं कर सकते आप, ठीक है।
120 130 इस तरह आवर्स करेंगे तो फिर वो आपका ये होता है कि आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। सही है। बाकी यहाँ जर्मनी के अंदर एक चीज़ और है कि आप जैसे ही इधर आएंगे तो आपका जो 3 महीने का या 2 महीने का या 6 महीने का वीज़ा लगा होगा वो इधर आके आप चेंज करवाते हैं, ठीक है। वो अपना वीज़ा जब चेंज कराते हैं तो आपकी जो सिटी होती है उसमें ही आपको आपका जो इदारा होता है इसका, तो वो आपको एक वीज़ा देता है और साथ ही आपको वर्क परमिट भी दे देता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगी, आपका मास्टर्स में आप इनरोल्ड हो, तो आपको एक वो वर्क परमिट भी साथ देता है जिसमें लिखा होता है साफ कि आपको कितने आवर्स जो है ना वो अलाउ है, ठीक है। और साथ ही आपको वीज़ा मिलता है। तो इधर जो भी आता है वो आप 2-3 महीने बाद आपको अपना वीज़ा रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर वो आपको एक रेजिडेंट परमिट दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है उसी तरीके से वो रेजिडेंट परमिट होता है, और वो रेजिडेंट परमिट बेसिकली आपका वीज़ा ही होता है, सही है। तो यहाँ जो है डिपेंड करता है, अगर आप टाउन्स में, तो टाउन्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट टाउन्स छोटे होते हैं, तो छोटे टाउन्स के अंदर आपको जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल इस तरह होता है कि वहाँ जर्मन लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जनरेशन का गैप होता है, और जनरेशन के गैप की वजह से जो मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं ना वो जर्मन्स होते हैं, और वो जो जर्मन्स होते हैं और जर्मन काफ़ी पुराने लोग होते हैं, मतलब जनरेशन्स का गैप है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसके लिहाज से आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सिटीज़ में मूव होते हैं, लाइक आप मैं एग्जांपल दूं बर्लिन में, म्यूनिक में, तो ये बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है। इधर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंग्लिश में भी बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है। और आप मतलब इन सिटीज़ के अलावा भी अगर आप कोई बड़ी सिटीज़ में मूव होते हैं तो उधर भी मिल जाएंगी जॉब आपको काफ़ी ज़्यादा। और एडवाइस ये है कि लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत ही आती हो तो ये बेटर है बहुत ज़्यादा। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में आके थोड़ा सफ़र नहीं करेंगे, आपको जॉब इजीली मिल जाएंगे। अगर आप किसी टाउन में भी मूव हो जाते हैं तब भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन फ़िक्र करने की इसमें कोई बात नहीं है, जॉब्स हैं यहाँ और जॉब मिलती हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, जितने भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं सब जॉब करते हैं, और ईज़िली आपको मिल जाती है जॉब की टेंशन नहीं है कोई। बाकी मैं आपसे एक और लिंक क्या है मेरे पास, एक मैंने रिसर्च कुछ करके एक निकाली थी इसी के ऊपर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आप उसको भी देख लें, वो रिटन फॉर्म में, तो मैंने कहा आपको रिटन फॉर्म में भी दिखा दूँ कि बेसिकली लॉ जो है जर्मनी का वो किस तरह है, और वो पार्ट टाइम और फुल टाइम और ये सारी चीज़ों के बारे में क्या चीज़ बोलते हैं। तो आप जाके देखिए ये टेक्स्ट देखें, और होपफुली ये टेक्स्ट देख के और मेरी बातें सुन के आपको क्लियर हुआ होगा, और हो जाएगा होपफुली अभी देख के, और फिर लेट्स गेट बैक। जी, अच्छा, ये मैंने एक कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये बेसिकली मैंने कहा कि रिटन फॉर्म में भी दिखा दूं। तो ये है लॉ फॉर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है। जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कुछ लॉज हैं, और उनका सिस्टम भी कैसे चलता है ये जॉब्स का, पार्ट टाइम या फुल टाइम, या क्या लॉज हैं जर्मनी के, वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। As an international student, you are allowed to take up part-time employment along with your studies while in Germany. Here are a few things you need to keep in mind though. Number 1, you work for a total of 120 full or 240 half days in a year as a student. This, however, might vary from high employment regions to low employment regions. Simply put, if your university is in a place which is in a city which has high unemployment rates or requires more manpower, you might just get a work permit of more than 120 days. ठीक है, बेसिकली ये यही बता रहे हैं कि पहले मैं आपको, अगर आपकी सिटी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट उसमें रेट ज़्यादा है और आपको ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा काम चाहिए लोग उनको, कंपनीज़ को, तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है 120 डेज़ का। मतलब आप फुल टाइम वहाँ ज़्यादा आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ज़्यादा जॉब कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर 2 पॉइंट, यूजली एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स अ स्टूडेंट वुड नॉट बी अलाउड टू वर्क मोर देन 20 आवर्स इन अ वीक ड्यूरिंग टर्म.
Student however can take up full-time employment during vacations. मतलब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सेमेस्टर के दौरान 20 आवर्स जो है वो वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी सेमेस्टर ब्रेक है तो वो फुल टाइम भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद है जी अ वर्क परमिट फ्रॉम फेडरल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एंड द फॉरेनर्स अथॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड। द परमिट वुड हैव डिटेल्स ऑफ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्क अ स्टूडेंट कैन टेक अप। ये बेसिकली आपने एक वर्क परमिट लेना होता है जब आप इधर आते हैं, तो वो उस वर्क परमिट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमें एक स्टूडेंट को जो है वो कितनी जॉब अलाउ है, कितने वर्क्स अलाउ हैं। वो आपका जब आप वीज़ा लेते हो इधर आके तो वो साथ ही आपको एक वर्क परमिट भी देते हैं। नंबर 4 में इफ़ यू आर एनरोल्ड इन अ प्री-प्रेटरी कोर्स और अ लैंग्वेज कोर्स then regulations are tighter. As such, you are allowed only to work the lecture free periods and only with explicit permission to do so from the foreign authority. मतलब अगर आप लैंग्वेज कोर्स में कहीं आ रहे हैं इधर जर्मनी में तो आपके रूल्स थोड़े और ज़्यादा टफ हो जाएंगे। आपको सिर्फ आप अलाउ होंगे लेक्चर फ्री पीरियड्स में, जहाँ जब आपके लेक्चर्स नहीं होंगे तब आप जॉब कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट में बता रहे हैं टैक्सेशन इज़ अनदर कंसर्न। अ स्टूडेंट अर्निंग लेस देन 450 यूरोज़ अ मंथ नीड नॉट पे एनी टैक्सेस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। वो बता रहे हैं कि 450 यूरो से आप नीचे कमाते हैं तो आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते। ऑल्सो इफ़ यू वर्क फॉर लेस देन 50 कंटिन्यूस डेज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year यू आर एग्जेम्प्ट एज वेल। नंबर 6 में बता रहे हैं working for more than 20 hours a week is generally not advised. Not only is it against most university rules, working more than this limit would require you to pay health insurance, unemployment as well as nursing care insurance. ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में सारी आपको एक्सप्लेन किया था इन डिटेल कि बेसिकली इसका सिस्टम किस तरह चलता है और जर्मन्स के रूल क्या हैं और आप कौन सी जॉब्स जो हैं वो हाईली पेड हैं और इन जर्मन्स का जो है वो बेसिकली स्टूडेंट के ऊपर कौन से रूल्स हैं और आप यहाँ कितने अर्न कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है रिटन फॉर्म में, सो आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाए। जी, होपफुली आपने मेरी वीडियो इनिशियली देखी, इंट्रोडक्शन में जो आपको जॉब के बारे में बताया था और ये टेक्स्ट देख के आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जर्मनी के अंदर जॉब का सिस्टम किस तरह का है। स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो नए आते हैं उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं और उनके रूल्स किस तरह के। होपफुली आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ भी आपने मुझसे पूछना है तो आप काइंडली कमेंट करें और आपके जो भी सवाल है मैं आपको इट विल बी ऑनर, मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस के जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ये सारी वीडियो जो भी मैं आपको बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने यहाँ फेस किए आके, और मज़ीद मैं आपसे वीडियोस शेयर करते रहूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बीच में बताते रहूँगा और शेयर करते रहूँगा कि आपको गाइडलाइंस मिलती रहे। और आप भी मुझसे कुछ भी आपने पूछना हो तो काइंडली कमेंट करें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ बहुत सारे व्यूज़ मेरी वीडियोस में आ रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।